वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम परिकल्पना परीक्षण टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं जिसे हम सोल्व करने वाले हैं। ये आपके यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस और संगणक हो गया आपका, सांख्यिकी अधिकारी, ये जो डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए हमारा जो वीडियो है वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न उसको देखिए। परीक्षण के उद्देश्य से किसी जनसंख्या के बारे में दिए गए कथन को क्या कहा जाता है? ठीक है, परिकल्पना की जब आप परिभाषा देते हो, हाइपोथेसिस क्या होती है? दो शब्दों से मिलकर बनी है। हाइपो का मतलब आपका क्या हो गया? प्री, और थेसिस का मतलब क्या हो गया? थ्योरी। मतलब जब कोई सिद्धांत दिया जाता है उसका परीक्षण अगर नहीं किया जाता है उससे पहले जो भी स्थिति है उसको हम क्या कहेंगे? परिकल्पना कहेंगे। और जो कथन दिया गया है, जो तथ्य दिया गया है, ठीक है, हमने जो मान्यता ली है वो सही है या गलत है, मतलब उसको स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? उसका परीक्षण करने के बाद में, उसके जांच करने के बाद में, उसका टेस्ट करने के बाद में। तो किसी तथ्य या कथन के बारे में जो मानी गई मान्यता होती है जिसको जांच या परीक्षण करके ही स्वीकार किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है, सत्य है या असत्य, इसका पता कब चलेगा? टेस्ट करने के बाद में। तो इसको हम क्या कहते हैं? परिकल्पना कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि माना कि आप अगर सोचते हो कि सैमसंग कंपनी ने कोई एक नया मोबाइल का मॉडल जो है लॉन्च किया है और आपने सोचा कि इसकी प्राइस क्या है? बहुत कम प्राइस है और इसमें जो फीचर्स है वो बहुत ज्यादा है। कम प्राइस में, सस्ते दाम में आपको बहुत सारे फीचर्स वाला मोबाइल मिल रहा है, ये आपने ऐसा सोचा है। तो ये आपकी एक तरह से क्या हो गई? परिकल्पना। अब आपने जो सोचा है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है या आंशिक रूप से वो सही हो सकता है। ये कब पता चलेगा? जब टेस्ट किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा। और परीक्षण के लिए क्या करना पड़ेगा? उन मोबाइल का रैंडम सैंपल लेके टेस्ट किया जाएगा। मतलब वो आपने जो माना है, आपकी जो मान्यता है वो सही है या गलत है, उसको आप स्वीकार करोगे या अस्वीकार करोगे, ये कब पता चलेगा? परीक्षण करने के बाद में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोथेसिस हो जाएगा, परिकल्पना हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि कल्पित परिकल्पना को सत्य मानकर अस्वीकृति के लिए परीक्षण किया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए, जो परिकल्पना होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी शून्य परिकल्पना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, जो शून्य परिकल्पना है उसमें क्या माना जाता है कि जो दो तुलनात्मक मूल्य हैं जिनकी तुलना की जा रही है उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। ठीक है, मतलब समष्टि की जो वैल्यू आपकी है और जो सैंपल प्रतिदर्श सांख्यिकी है उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मतलब x बार जो आपने समष्टि से लिया है और जो आपने प्रतिदर्श से जिसकी गणना की है x0, इन दोनों मूल्यों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। देखिए, नल हाइपोथेसिस को हम कैसे लिखते हैं? h0 के द्वारा। और इस जीरो का मतलब क्या हो गया? इन दोनों मूल्यों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे पढ़ने वाले जो 500 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका जो वजन लिया गया है वो माना कि कितना है? 62 किलोग्राम है। तो यहाँ पे समष्टि का जो एवरेज है वो कितना है? 62। और जब हम सैंपल लेके अगर एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो भी हम क्या मान लेंगे कि वो कितना होगा? 62 होगा। मतलब उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। और अगर अंतर होगा तो सैंपल साइज के कारण होगा। मतलब हमने जो सैंपल लिए हैं उनमें मिस्टेक अगर होगी तो उस वजह से होगा। मतलब x बार और x0 में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? शून्य परिकल्पना हो जाएगी। जैसे कि आपको एक परीक्षण करना है, टेस्ट करना है कि 5 वर्ष तक की एज वाली जो लड़कियां हैं उनकी हाइट जो है वो लड़कों से छोटी है या नहीं है।
ठीक है। ये परीक्षण करने के लिए आप शून्य परिकल्पना क्या लोगे कि दो जो लड़कियां हैं उनकी हाइट लड़कों से छोटी नहीं है, मतलब आप मान लोगे कि उसमें हाइट क्या है, समान। तो ये आपकी क्या हो गई है, शून्य परिकल्पना हो गई। ठीक है, दोनों को आपने क्या मान लिया, समान मान लिया। जैसे पिछले उदाहरण में हमने x बार को x0 के बराबर माना, मतलब जो शून्य परिकल्पना होती है उसमें हम क्या करते हैं, दोनों औसत को समान मान लेते हैं। ठीक है, इक्वल मान लेते हैं, मतलब उनमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है। जबकि जो दूसरी हाइपोथेसिस आपकी वैकल्पिक परिकल्पना होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बाद में जब भी आएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो कौन सा होना चाहिए, तो यदि कल्पित परिकल्पना को सत्य मानकर अस्वीकृति के लिए परीक्षण किया जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस कहेंगे, शून्य परिकल्पना कहा जाएगा। और शून्य परिकल्पना क्या होती है उसको मैंने आपको बता दिया है। अगला देखिए, एक कथन जिसकी वैधता वैलिडिटी का परीक्षण नमूने के आधार पर किया जाता है। ठीक है, कि हमने कोई कथन कहा है, क्या कथन कहा है हमने कि 5 वर्ष तक की एज में लड़कियों की जो हाइट है वो लड़कों की तुलना में कम है या ज्यादा है। तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, एक कथन हो गया, हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। अब ये सही है या गलत है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा समग्र है उसमें से हमको सैंपल लेके इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसकी वैलिडिटी को जांचेंगे। तो इसको एक तरह से हम क्या कहेंगे, ये जो हमारी पूरी प्रोसेस होगी इसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सांख्यिकी परिकल्पना कहेंगे। सांख्यिकी परिकल्पना में क्या किया जाता है, जिसकी वैधता का जो परीक्षण होता है वो सैंपल के आधार पर किया जाता है। ठीक है, पूरे समूह में से हम सैंपल लेके और फिर हम जांच करते हैं, परीक्षण करते हैं कि हमारी जो शून्य परिकल्पना है वो सत्य है या असत्य, मतलब उसको स्वीकारा जाएगा या अस्वीकार करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या वितरण को परिभाषित करने वाली परिकल्पना को क्या कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या वितरण को परिभाषित करने वाली जो परिकल्पना है उसको हम क्या कहेंगे, सरल परिकल्पना कहेंगे। और इसमें सारे जो पैरामीटर होते हैं, जो आपकी सिंपल हाइपोथेसिस है, सरल परिकल्पना में क्या होता है, जो सारे पैरामीटर होते हैं, हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं, तो सारे क्या होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड का मतलब क्या हो गया, जैसे हम मान लेते हैं कि जो मीन हाइट है, ठीक है, एक ग्रुप है उसकी जो मीन हाइट है वो कितनी है, 60 इंच है। और ये मतलब ऊंचाई कितनी मान लिया आपने, आपने कैलकुलेट की है। ठीक है, कितना आ गया, 60 इंच आ गया। और उस ग्रुप का आपने जो वेरिएंस कैलकुलेट किया है, ठीक है, वेरिएंस कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर आपका आ गया है 9। तो ये एक तरह से क्या हुआ है, ये स्पेसिफाइड वैल्यू है। ठीक है, जो आपको ज्ञात है। तो इस प्रकार का अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल हाइपोथेसिस कहेंगे, सरल परिकल्पना कहेंगे। और कंपोजिट में क्या होगा कि ये जो देखो 60 इंच हाइट थी, उसकी जगह अगर आप ऐसा कहते हैं कि जो हाइट है वो कितनी है, लेस देन 60 इंच है, मतलब 60 इंच से कम है या 60 इंच से ज्यादा है, अगर ऐसा हम कहते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट हाइपोथेसिस कहेंगे, समग्र परिकल्पना कहेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी, सरल परिकल्पना। अगला है, यदि शून्य परिकल्पना गलत है तो निम्न में से किसे स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, शून्य परिकल्पना अगर गलत है, देखिए जो भी परीक्षण किया जाता है उसमें 2 हाइपोथेसिस लेते हैं। ठीक है, एक आपकी कौन सी होती है, फर्स्ट होती है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो अंतर हम मानते हैं कि पूरा जो समूह है उसका जो माध्य है, ठीक है, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, पूरे समूह का जो औसत है और प्रतिदर्श का जो लिया गया है दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, मतलब x बार इज इक्वल टू x0। ठीक है, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, ऐसा माना जाता है। दूसरी जो परीक्षण आप जो दूसरी जो परिकल्पना ली जाती है वो कौन सी होती है, वैकल्पिक अल्टरनेटिव। ठीक है, जिसमें हम क्या मान लेते हैं, ये बिल्कुल आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, जो शून्य परिकल्पना होती हैं उसके जस्ट अपोजिट होती हैं, उसके जस्ट विपरीत होती हैं। नल में हमने क्या मान लिया, इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिव में हम क्या मानेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर पाया जाता है। ठीक है, अंतर पाया जाता है मतलब इक्वल नहीं है। एक्स बार की जो वैल्यू है
वो ज़्यादा हो सकती हैं x0 से, कम हो सकती हैं, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं होगी कहने का मतलब, जिसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए पिछले उदाहरण में हमने क्या लिया था कि जो 5 वर्ष तक की एज की जो लड़कियां हैं उनकी हाइट जो है वो लड़कों से कम है या ज्यादा है, उसका हमको परीक्षण करना था, और हमने नल हाइपोथेसिस कहाँ मान लिया था कि वो कम नहीं होती, मतलब उनमें हमने समान मान लिया था। लेकिन वैकल्पिक परीक्षण वैकल्पिक परिकल्पना आपकी जो है वो क्या होगी, वो समान नहीं है। देखो नल हाइपोथेसिस आपकी क्या हो गई है, एक्स बार इज इक्वल टू x0, लेकिन अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी, ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं का मतलब क्या हो गया, आपका x बार की जो वैल्यू है वो x0 से ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। तो ये तीनों जो स्थितियां हैं वो किसको दर्शा रही है, आपकी वैकल्पिक परिकल्पना को दर्शा रही हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। यदि शून्य परिकल्पना गलत है, उसको अगर अस्वीकार किया जाता है तो फिर किसे स्वीकार किया जाएगा, जो हमारी वैकल्पिक परिकल्पना है उसको स्वीकार किया जाएगा। अगला देखते हैं, शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करने की प्रायिकता जब वह सही हो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, जब शून्य परिकल्पना को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जब वह सही हो, मतलब इस प्रायिकता से नीचे जो h0 है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसको हम क्या कहेंगे, सार्थकता का स्तर कहेंगे, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि देखिए कोई भी हम परिकल्पना का परीक्षण करते हैं तो उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया जाता है। जैसे जनरली क्या लिया जाता है, 5%, मतलब जो परिकल्पना हम ले रहे हैं उसमें गलत होने की जो संभावना है वो कितनी है, 5%, मतलब 95% ये संभावना है कि उस परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन 5% जो सार्थकता स्तर है वो क्या बता रहा है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 5% का मतलब क्या हो गया, 0.05। नेक्स्ट है, वह बिंदु जिस पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत कर दिया जाता है, ठीक है, शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत कर दिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, क्रांतिक मूल्य कहेंगे, ठीक है। आपका डी जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब आप ग्राफ बनाते हैं उस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं, अब देखो इसमें आपका जो रिजेक्टेड एरिया होता है 5% अगर आप ले हुए, ठीक है, तो ये वाला एरिया एक तो आपका ये हो गया, और इधर भी दोनों तरफ क्या होगा, समान होगा, ठीक है। ये आपका 5% एरिया जो है वो क्या है, क्रांतिक मूल्य को दर्शाता है, ठीक है। ये भी आपका क्रांतिक मूल्य को दर्शा रहा है, ये भी क्रांतिक मूल्य को। अगर 5% आप सार्थकता स्तर पर गणना कर रहे हो, ठीक है, तो 5% का जो आधा है, ठीक है, 0.05 का ये आपका हो जाएगा 0.25, और इधर भी आप 0.025 और इधर भी हो जाएगा 0.025, ठीक है। टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 0.05 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर, आधा भाग इधर आ गया आधा इधर आ गया, तो ये आपके क्रांतिक मूल्य होता है, मतलब रिजेक्ट करने का जो एरिया है वो आपका ये होता है। तो वह बिंदु जिस पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत कर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक मूल्य कहेंगे, क्रिटिकल वैल्यू कहेंगे। अगला है, यदि क्रांतिक क्षेत्र समान रूप से वितरित हैं, समान रूप से वितरित का मतलब सममित हैं, तो इस परीक्षण को क्या कहा जाएगा। अभी मैंने जो आपको बताया था उसी डायग्राम से अगर आप देखोगे, ये वाला, ठीक है, जो क्रांतिक क्षेत्र है वो समान रूप से वितरित का मतलब क्या हो गया, देखिए 5% सार्थकता स्तर पर अगर हम परीक्षण कर रहे हैं तो ये जो आपका क्षेत्र है 5% को हम 2 भागों में बांट देंगे, ठीक है, मतलब 5% का मतलब क्या हो गया, 0.05 हो गया, और 0.05 टोटल आपका क्रिटिकल एरिया होगा, क्रांतिक क्षेत्र होगा, उसका आधा आपका ये कितना हो गया, 0.025 इधर हो गया, और 0.025 इधर हो गया, ठीक है, ये वाला। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ ये 2 पूंछ वाला कहलाएगा, ठीक है, 2 टेल्ड,
ठीक है, एक ये हो गया, मतलब जो वितरण है यहाँ पे, ठीक है, जो अस्वीकार प्रायिकता का वितरण है वो दोनों सिरों के उधर है। ठीक है, दोनों सिरों के लिए क्या क्या है, आधा आधा निर्धारित कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए। अगला है, परीक्षण के प्रकार को निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, परीक्षण का जो प्रकार होता है वो दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था, एक तो दो पूंछ वाले हो सकते हैं, टू टेल्ड, और एक हो सकता है वन टेल्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा दी जाती है वो किसके आधार पर दी जाती है, आपका वैकल्पिक जो परिकल्पना है, अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होती हैं उसके आधार पर दी जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शून्य परिकल्पना के परीक्षण का नियम अथवा सूत्र है। नल हाइपोथेसिस जो है उसका सूत्र या फिर उसका जो नियम है वो इनमें से क्या है। तो नल हाइपोथेसिस के लिए आप क्या करोगे कि दोनों मूल्य जो हम लेंगे, ठीक है, चाहे वो समष्टि का मूल्य है, प्रतिदर्श का मूल्य है, हमारी जो मान्यता होती है वो क्या होती है कि दोनों के बीच में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, मतलब दोनों क्या है, समान है। और दोनों समान है, हम जो मान्यता लेते हैं उसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, शून्य परिकल्पना के परीक्षण का जो नियम है वो क्या है, आपका परीक्षण प्रतिदर्श कहा जाएगा। अगला देखते हैं, परिकल्पना H0 पर विचार करें। जो इसका मान आपको दे रखा है, H0 का मान कितना है, 5, और H1 का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है ग्रेटर देन 5। तो यहां पर आपको ध्यान रखनी है एक बात कि जब H1 ज्यादा होता है H0 की तुलना में, ठीक है, H1 का मूल्य अगर H0 की तुलना में ज्यादा है, या जो म्यू आपका है वो ग्रेटर देन है म्यू नॉट से, ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम क्या कहेंगे, राइट टेल्ड। ठीक है, किस प्रकार का परीक्षण कहेंगे, राइट टेल्ड कहेंगे, दाया, ठीक है, दाया पूछ वाला या दक्षिण पूछ वाला भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, दाया पूछ वाला या दक्षिण पूछ वाला। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन ए। और इसका जस्ट अपोजिट, जब H1 की वैल्यू कम होगी, H0 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो उसको आप क्या कहोगे, लेफ्ट टेल्ड परीक्षण कहोगे, बाया या वाम पूछ वाला। तो यहाँ पे देखिए H1 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, 5 से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, राइट टेल्ड। नेक्स्ट है, यहां पे आपके पास में H0 की वैल्यू कितनी है, 23, और H1 जो है वो आपका है लेस देन 23। ठीक है, यहां पे H1 की जो वैल्यू है वो क्या है, कम है। पिछले वाले में H1 की वैल्यू ज्यादा थी और यहाँ पे H1 की वैल्यू कम है। तो जब H1 की वैल्यू कम होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट टेल। ठीक है, उसको हम कहेंगे बाई पूछ वाला परीक्षण। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, बी सही होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप 1 की त्रुटि जो है वो कब उत्पन्न होती हैं। ठीक है, टाइप 1 की जो त्रुटि है वो कब उत्पन्न होती हैं। तो कब उत्पन्न होगी, तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, जो आपकी शून्य परिकल्पना है, अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, उसको अगर अस्वीकृत कर दिया जाए। और कब अस्वीकृत कर दिया जाए, जब वो क्या हो, सही हो। ठीक है, जब आपकी H0 सही हो, जो शून्य परिकल्पना है सही हो, लेकिन उसको रिजेक्ट अगर कर दिया जाता है, अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो ये आपका क्या होगा, टाइप 1 की त्रुटि होगी। और टाइप 2 की जो त्रुटि है वो क्या होगा, जब H0 सही है, ठीक है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 की त्रुटि कहेंगे। तो ये टाइप 1 की त्रुटि आपकी कौन सी है, H0 को अस्वीकृत कर दिया जाए जब वो क्या हो, सही हो। अगला देखिए, टाइप 1 की त्रुटि को प्रदर्शित किया जाता है।
ठीक है, टाइप 1 की जो त्रुटि होती है उसको प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है, अल्फा के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट हमारा है आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, जो वैकल्पिक परिकल्पना है उसको और क्या कहा जाता है। तो जो हमारी वैकल्पिक परिकल्पना होती है उसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, अनुसंधान परिकल्पना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आज की क्लास में इतना ही। अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अगर उनमें किसी में आपको डाउट लगता है, किसी में कोई अगर गलती लगती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको एक बार मैं चेक करके फिर आपको बताऊंगा।